हेलो स्टूडेंट, अभी हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक जो मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का 2022 का क्वेश्चन है साइंस का। हम क्वेश्चन पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का डिटेल्स एनालिसिस किए हूँ। अभी आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन 10 है, लेकिन इसमें आपको ध्यान से सुनिएगा तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसका नोट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पक्षी तथा चमगादड़ के अंग होते हैं। इसमें पक्षी और चमगादड़ के अंग क्या होते हैं? आंसर देखने से पहले हम क्वेश्चन इसका विकल्प देख रहे हैं। अवशेषी अंग फर्स्ट में दिया हुआ अवशेषी अंग। वैसे अंग जो शरीर में उसका कोई काम नहीं होता, बेकार का अंग रहता है शरीर में, उसको अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, मनुष्य में का जो पुरुष में निपल होता है वो हो गया, पीछे का हमारा जो दूसरे जानवरों का जो पूँछ निकलने वाला जो स्थान रहता है, रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला भाग, वो भी अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। ऐसा जब मानव का शुरू में उद्भव हुआ था तो इन अंगों का काम होता था, लेकिन धीरे धीरे हम उस अंग का उपयोग करना बंद कर दिए। तो अब हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में एक प्रकृति का नियम है कि जिस अंग का आप उपयोग कम कीजिएगा वह कम डेवलप होगा, और जिस अंग का आप ज़्यादा उपयोग कीजिएगा वह ज़्यादा डेवलप होगा। उसी के अंतर्गत अवशेषी अंग हमारे शरीर में अभी हैं। मुख्य रूप से हम लोग अपेंडिक्स को अवशेषी अंग के अंतर्गत देखते हैं। समजात अंग, बी ऑप्शन है समजात अंग। समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं। ध्यान देना, उत्पत्ति और संरचना में समान होंगे लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। जैसे घोड़े का अगला दोनों पैर हो गया और पक्षी का दोनों पंख हो गया। दोनों का उत्पत्ति और संरचना समान है, लेकिन पक्षी का पंख उड़ने के काम आता है और घोड़े का पैर दौड़ने के काम आता है। तो समजात अंग हो गया। समृद्धि अंग का मतलब होता है जो सी ऑप्शन है समृद्धि अंग। समृद्धि अंग का रचना अलग अलग होता है लेकिन कार्य समान हो जाता है। रचना अलग अलग है लेकिन कार्य इसका समान होगा। जैसे अगर आप तितली का देखें, तितली का पंख और पक्षी का पंख, दोनों का रचना अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों का उड़ने में ही काम करता है। जैसे चमगादड़ का पंख हो गया, उसका भी रचना अलग अलग है लेकिन कार्य समान है, ये भी उड़ने का काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है कौन अंग है? समृद्धि अंग। अगला क्वेश्चन का आंसर, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। लाल रक्त का लाल रंग किस में से किस प्रोटीन के कारण होता है? मतलब रक्त का लाल रंग उसमें किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है? तो हम ये तो आंसर होगा आपका इसका बी नंबर। इसका हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो उसके लाल होने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन और ऑप्शन पे हम ध्यान देकर देखते हैं और ऑप्शन में क्या कह रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है थोड़ा समझ, ये सब और हिपैरिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब रक्त में ही पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। तो हिपैरिन का काम होता है रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, नहीं बनने देगा, थक्का नहीं जमने देता है रक्त को। जैसे हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ता है तो हिपैरिन उसको थक्का बनने से रोकता है। अगर थक्का बन जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हिपैरिन हमारे शरीर में जरूरी होता है। हिपैरिन। दूसरा हीमोग्लोबिन तो आप जान गए, हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है और जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी का और काम होता है या ऑक्सीजन से मिल करके O2 से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा वहाँ पे श्वसन के फलस्वरूप जब कोशिका में श्वसन होगा तो उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसको हीमोग्लोबिन फेफड़े तक लाता है और फेफड़ा उसको शरीर से बाहर निकालता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। थ्रोम्बिन, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो थक्का के निर्माण को और थ्रोम्बिन क्या करता है हमारे रक्त के थक्का को बहुत तेज़ी से जमा देता है। यानी कि रक्त बहाव कहीं शुरू हुआ, एक्सीडेंट हुआ या कट गया तो बहुत तेज़ी से रक्त को थक्का बना देता है। ये थ्रोम्बिन का काम होता है। फाइब्रिनोजेन भी एक प्रकार का, और यह भी रक्त को थक्का ही बनाने का काम करता है और घाव को ठीक करता है। और फाइब्रिनोजेन का निर्माण हमारे शरीर के लीवर में होता है या तो इसका आंसर आपका होगा 12 का आंसर हीमोग्लोबिन। 12 का आंसर क्या हो गया? हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो गया हीमोग्लोबिन। तो अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी है? मानव में ऑटोसोम की जोड़ी, पहले हम समझ लेते हैं ऑटोसोम होता क्या है। हमारे शरीर में तो ऐसे 22 ऑटोसोम जोड़ियाँ होती है, इसका आंसर भी होगा। लेकिन हमारे शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा यानी कि 46। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 22 जोड़ी सेम रहता है पुरुष में और स्त्री में 22 जोड़ी सेम रहेगा, लेकिन एक जोड़ी अलग अलग रहता है। एक जोड़ी बोले तो दो, एक जोड़ी बोले तो दो सेम अलग अलग रहता है। जैसे पुरुष में जो क्रोमोसोम रहेगा, पुरुष में X और Y क्रोमोसोम रहता है और स्त्री में जो क्रोमोसोम रहता है, स्त्री में XX का क्रोमोसोम रहता है। यही जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है यह लिंग निर्धारण में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भाग में जल के वाष्पन के रूप में निकालने की क्रिया को क्या करते हैं। अर्थात पौधे जल का जिस क्रिया से बाहर निकलता है अपने पत्तियों के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, उसको क्या कहेंगे। तो उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। लेकिन परासरण क्या है, विसरण क्या है, उत्सर्जन क्या है। देखिए परासरण का मतलब होता है, परासरण दो अगर हम भिन्न सांद्रता वाले घोल लें तो कम सांद्रता वाले घोल से उसके कण का अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ जाना क्या कहलाता है, विसरण का, परासरण कहलाता है। विसरण का मतलब होता है दो गैसों का आपस में मिल जाना या दो किसी पदार्थों का आपस में मिल जाना, विसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम स्प्रे मारते हैं तो वो बहुत जल्दी हवा में मिल करके दूसरे तक पहुंच जाता है, इस क्रिया को विसरण बोलते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बेकार पदार्थ का बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। इसका रंग नीला हो जाता है, नीला और प्लस काला भी होता है, इसमें काला भी हो जाता है, नीला प्लस काला होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको तो सिनेप्स बोलते हैं। तंत्रिका को इसका मस्तिष्क के कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता ऐसे गांव में आप देखते होइएगा, गोबर वगैरह पे जमता है। एक मृत जीवी है, एक प्रकार का मृत जीवी है जो इसका भोजन मृत जीव जंतुओं से इसको प्राप्त होता है, इसलिए इसको मृत जीवी बोलते हैं। हम समझ लेते हैं कि परजीवी क्या है, जो दूसरे जीवों पर आश्रित रह करके अपना जीवन यापन करेगा उसको परजीवी बोलेंगे। स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे सभी हरे पौधे। शैवाल भी एक स्वपोषी के अंतर्गत आता है, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन 18 में है वर्तिका भाग है। वर्तिका अंडाशय का भाग होता है, ये आपको रखना है। फूल का ये भाग है, वर्तिका अंडाशय का भाग होता है। अगला है 19 नंबर में, दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है। तो दांत का कठोर भाग एनामेल कहलाता है। दांत हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं, केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मिलर। सामने वाला को केनाइन बोलते हैं, उसके बगल में इंसाइजर होता है जिसको हम चीरने फाड़ने के लिए यूज करते हैं। ये आपको मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होता है। उसके बाद प्रीमोलर होता है, उसके बाद मिलर। दांत हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो दूसरे स्तर पर हमेशा शाकाहारी जंतु रहेंगे, क्योंकि प्रथम स्तर पर तो उत्पादक रहते हैं। उत्पादक सभी पौधे, पेड़ पौधे को बोलते हैं, पौधे को कौन खाएगा, शाकाहारी जंतु ही, तो इसलिए शाकाहारी। द्वितीय इसका आ जाएगा मांसाहारी। द्वितीय स्तर पर कौन आएगा, मांसाहारी। इस प्रकार आपका 20 क्वेश्चन खत्म हुआ। आप 20 क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और इसका एनालिसिस कीजिए, और जो भी आपको लगे इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो हमको मैसेज या कमेंट करके बताइए।